हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी हमारी 27 अक्टूबर से क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू बेसिस पर। इस बीच में आपके 7 अक्टूबर से यूपी टेट के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने लगभग लगभग फॉर्म भर दिए होंगे। क्या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बचा है कमेंट में कि भाई कमेंट करना कि जिसका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है हिंदी का? बच्चों, बीच में ये 3 दिन के लिए क्लास दोपहर 12 से 1 बजे भी हुई। अब ये क्लास नियमित रूप से आज से 9 बजे से ही होगी। 15 क्लास हम कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 8 से 9 क्लासेस में आपको ये लगने लगेगा कि हिंदी खत्म हुई और अब हमें हिंदी में किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद बच्चों, हम हिंदी की एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे ठीक इसी टाइम। और वो प्रैक्टिस सेट कब तक चलेगा बच्चा? वो एग्जाम तक चलेगा, बिल्कुल आपके यूपी टेट एग्जाम तक, जिसमें 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जो भी हिंदी के क्वेश्चंस, जैसी भी हिंदी आती है उस हिसाब के क्वेश्चंस उसमें शामिल करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनके आधार पर क्या हो सकते हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो बच्चों, अगर देखा जाएगा, भाई बुला रहे हैं, उधर क्लास करवा दो कि हाँ, चलिए। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये देखा जाएगा कि आप यहाँ क्या स्कोर करते हो, क्योंकि जो स्कोर आप यहाँ करोगे निश्चित सी बात है कि आप एग्जाम में उससे बेहतर ही स्कोर करके आओगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं बेटा आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है उपसर्ग। हमने लगभग 15 क्लासेस में 13 टॉपिक हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छे से। बाद की 2-3 क्लासेस में साहित्य पर भी लूंगा। इन्हीं 25 क्लासेस में साहित्य भी शामिल होगा। ठीक है बच्चों, साहित्य मीन्स वही कि कौन से रचना किस लेखक की है, कौन सी मुख्य पंक्ति किस लेखक की है, तो कौन से लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं। आप सब लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि इस बार जो यूपी टेट का पेपर लिया है हमने रोजगार विद अंकित ऐप पर, सबने वो पेपर भी दिया होगा। बच्चों, कैसा लगा पेपर जरूर बताना, और कैसे कैसे आपके स्कोर चल रहे हैं। हर संडे शाम 7 बजे से ये पेपर लिया जाएगा बच्चों। करीब 4000 बच्चे उस टेस्ट को दे चुके हैं, तो ये मैं मान सकता हूं कि 4000 सीरियस बच्चा हमको मिल चुका है। ठीक है बच्चों, आपका जो भी स्कोर चल रहा है आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इससे बेहतर ही आप अपने एग्जाम में करके आएंगे। अभी जो भी चल रहा है चिंता की बात नहीं है, इससे बहुत बढ़ाना है अभी हमें स्कोर। ठीक है बच्चों, चलो, बहुत सही। और पेपर हम बिल्कुल लेवल का ही बनाते हैं। हमारा जो ऐप है रोजगार वेद अंकित, वो मॉक टेस्ट के लिए जाना जाता है। उसने एक अपनी अलग पहचान बनाई है बच्चों मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल पैटर्न बेस्ड ही मॉक टेस्ट डालते हैं। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर 120 में से 82 आया, यानी एक पोर्शन उन्होंने अभी टच ही नहीं किया है। हो सकता है संस्कृत ना की हो, है ना बच्चों? तो संस्कृत की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है आपकी। होपफुली आपको कल से या परसों से 100% संस्कृत की क्लास आपको कंटिन्यू मिलेंगी। लगभग 30 क्लासेस में कंटिन्यू आपका संस्कृत भी हो जाएगा। फिर बाकी बचे हुए टाइम में हम संस्कृत के भी प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, ताकि आप संस्कृत में भी क्वेश्चंस लगा सको। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं उपसर्ग की बात बोलूं बच्चों, तो उपसर्ग की एक परिभाषा होती है, आप सबको मालूम होगी कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। बच्चों बताइए क्या होती है परिभाषा, सब लोग जानते होंगे। उपसर्ग की परिभाषा होती है बच्चों वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, या शब्द के आरंभ में लिखूं तो ज्यादा अच्छा होगा, जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर
जुड़कर अर्थ में विशेषता यानी अलग हट के अर्थ हो जाता है, विशेषता लाते हैं या पूरा अर्थ ही बदल देते हैं, अर्थ ही बदल देते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है परिभाषा को बच्चों? अब मैं इसको चरितार्थ करता हूं, आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में इस परिभाषा को उतारूंगा। कैसे बच्चों? ये तो हमने किताबी लैंग्वेज वाली परिभाषा पढ़ ली बच्चों। जब संस्कृत की क्लास बेटा या तो कल से या परसों से मैं जवाब दे चुका हूं, प्लीज आप शुरू से जुड़ जाया करो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता रहूंगा, ठीक है? आप बार बार एक ही चीज मत पूछिएगा। एसएसटी की क्लास आज से शुरू हो चुकी है, कंटिन्यू रहेंगी, बहुत अच्छी क्लास भी लगी होगी, 6 to 8 लेवल के लिए है। अब बात बचती है बस साइंस की क्लास की। बहुत जल्द साइंस की क्लास भी स्टार्ट कराने वाले हैं, वो भी 6 to 8 लेवल के लिए ही रहेगी बच्चों, ठीक है? 6 to 8 या तो साइंस रहती है या एसएसटी रहती है बच्चों। संस्कृत सभी के लिए रहती है, आप सबको मालूम है, ठीक है बच्चों? हिंदी दोनों ही लेवल के लिए है बच्चों। बाकी सारी क्लासेस सबके लिए हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। चलो, और बच्चों अब मैं आता हूं कि बच्चों ये जो परिभाषा है इसको अगर मैं समझाने लगूं आपको, तो आप एक बात समझिएगा कि देखिए, शब्दांश होने चाहिए, शब्द के अंश। जब भी किसी शब्द, कुछ शब्द के अंश यानी पूरा शब्द भी नहीं, कुछ अंश भी, तो किसी शब्द के पहले जुड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है, कभी बाद में नहीं जुड़ता। जो बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो एक तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, बीच में जुड़ते हैं। कैसे? तो आरंभ में जुड़ते हैं, याद रहेगा बच्चों। जुड़कर अर्थ, अब जब कोई चीज हमने किसी शब्द के साथ जोड़ी तो वो तो बेटा अर्थ ही बदल देती है। जैसे मैं मान के चलूं, एक शब्द है धर्म, और कुछ भी मैंने इसके आगे जोड़ दिया, मान लीजिए अधर्म, तो क्या पूरा अर्थ नहीं बदल दिया इस ए ने? तो ये जो ए लगा, इसने बेटा पूरा अर्थ बदल कर रख दिया, इसने पूरा अर्थ बदल कर रख दिया, अर्थात मैं कहूं उल्टा ही कर दिया। तो ये जो ए लगा है इसी को हम उपसर्ग बोल देंगे। तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द का अंश है, ठीक है? तो जो पूरा या तो अर्थ बदल दें, अर्थ में विशेषता ले आए, या पूरा अर्थ ही बदल दें। जैसे हम कहते हैं बेटा पढ़ बैठकर, पढ़ के आगे हमने लगा दिया अनपढ़, तो जो अनपढ़ हुआ, तो ये जो अन हुआ यही उपसर्ग है, यही बेटा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पढ़ से पहले लगा दिया। तो ये शब्द जो हैं, ये शब्दांश जो हैं, ये बेटा पहले जुड़ते हैं, ठीक है? जैसे आप लिखते हो वन, और अब हमने लिख दिया उपवन, तो ये जो उप लगाया है आपने, ये बेटा उपसर्ग कहलाएगा। तो आपने समझ में आ गई उपसर्ग क्या? बेटा दो चीजें होती हैं जब भी उपसर्ग वाला शब्द है। देखिए, हर किसी शब्द में उपसर्ग नहीं होता। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था पढ़ाने से पहले कि जब मैं शब्दों का वर्गीकरण करता हूं, तो बेटा जब शब्दों का, अगर मैं उनकी रचना के आधार पर वर्गीकरण करूं, किसके आधार पर? अगर रचना के आधार पर वर्गीकरण करूं शब्दों का, तो वहां पर हम इस शब्द को कई तरीके से बांटते हैं। एक तो रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। बेटा जो यौगिक शब्द होते हैं उन्हीं के अंदर उपसर्ग आता है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्दों में ही प्रत्यय में छिपा होगा, यौगिक शब्दों में ही उपसर्ग छिपा होता है, यौगिक शब्दों में ही समास छिपा होता है। तो यौगिक शब्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई ये कहे भैया पंखा में क्या उपसर्ग होगा, मैं कहूंगा बेटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पंखा यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक मतलब जो दो चीजों के योग से बना हो। तो उपसर्ग बेटा जो उसी उन्हीं शब्दों में मिलेगा जो यौगिक होंगे, यानी जिसमें कुछ जुड़ा होगा। कुछ जुड़ा ही नहीं है तो उपसर्ग कहेगा, ठीक है बच्चों? तो यौगिक शब्दों में दो चीजें निकलती हैं, एक तो उपसर्ग निकला, और एक निकलेगा बेटा, एक निकलेगा मुख्य शब्द। जैसे मैं उपवन में देखूं तो उप तो उपसर्ग हो गया, और इसको हम बोलते हैं मुख्य शब्द।
ठीक है बच्चों, ऐसे ही अनपढ़ में अंतो उपसर्ग हो गया और यहां मुख्य शब्द बचेगा पढ़। जैसे अधर्म में ऐतो उपसर्ग हो गया, धर्म बचेगा मुख्य शब्द। बेटा पूरा अर्थ तो धर्म पे आधारित है ना, उपसर्ग ने आके तो बस उसका अर्थ बदला है। मॉक टेस्ट बेटा हो चुका है इस संडे में शाम को 7 बजे से, और अब हर संडे होगा शाम को 7 बजे से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रोजगार विद अंकित ऐप पर आपको मिलेगा। आप बच्चों की भलाई के लिए किया जा रहा है, वरना बच्चे मॉक टेस्ट हमें अच्छी खासी कमाई भी करवा सकते हैं, लेकिन कमाई से अभी पहली बार हमें दूर रहना है, अभी शुभ शुभ काम करना है। ठीक है, कमाई तो बाद में आप लोग अपने आप करा दोगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप अपने अपने घर में छोटे भाई बहनों को हमारे लिए रेफर कर दोगे कि टीचर बनना है तो वहां चले जाना, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बस वही वही हमारे लिए बेटा सबसे बड़ी बात होगी। चलो, तो कुल मिलाकर के वे शब्दांश, बेटा ये परिभाषा अब आपको रट गई होगी, चरितार्थ हो चुकी होगी। क्या मैं अब आगे चल सकता हूं? अगर आप कहो तो क्या आगे चला जा सकता है बच्चों? क्या आगे अब चला जा सकता है? जी हां, अब क्यों नहीं बेटा, जब अब उपसर्ग आप समझ ही गए हैं तो उपसर्ग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्गों को 3 प्रकार से बांटा गया है बेटा। जैसे अगर मैं बोलूं कि उपसर्ग, एक तो बेटा संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, मैं कहता हूं सभी इसको ही पढ़ाते हैं, किताबें भी इसी को पढ़ाती हैं, और क्वेश्चन भी 95% संस्कृत उपसर्ग का ही बनता है। 95%। ये कितने होते हैं बच्चा? ये पहले 21 ही, बहुत सारी किताबों में 21 मिल जाएंगे, लेकिन अब सर्वमान्य 22 ही है। तो संस्कृत उपसर्गों की संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो 22 ही कह देना, सर्वमान्य। ठीक है बच्चों, इनमें अलग अलग तर्क, अलग अलग मत अलग अलग किताबों के हो सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक किताबें हैं अब सब में 22 ही है। चलिए, और अगर बेटा आगे देखूं तो हिंदी उपसर्गों की संख्या, हिंदी उपसर्गों की संख्या यानी एक हिंदी के उपसर्ग होते हैं, तो जैसे हम देखिए बेटा इसको बोलेंगे 10। अब देखिए बेटा, जैसे हिंदी के उपसर्ग सर कौन से होते हैं? जैसे हम पुत्र बोले, जो हमने खुद बना लिए हैं, पुत्र का कुपुत्र, कु जो हमने बनाया है ये अपने आप बनाया है। ठीक है बच्चों, कु जो बनाया है ये हिंदी का है, ये साफ साफ आपको लग जाएगा। जैसे बच्चों और भी अगर आप हिंदी का देखोगे, एक पका, एक अधपका, तो ऐसा लग रहा है अध जो वर्ड है ये हिंदी से ही बना है। हिंदी के उपसर्ग एकदम दिख जाएंगे, कु हुआ, अध हुआ, और भी बेटा मैं एक आध नाम लूंगा तो आप एकदम से पहचान लोगे। जैसे कहते हैं ना, बिन बात की यार तू मेरे से मत भिड़े कर, बिन बात की, तो बात के आगे लग गया बिन बात। ठीक है, तो बिन बात, तो बेटा जो बिन लगा ये उपसर्ग लग गया बात से पहले, तो बिन जो उपसर्ग हुआ यही आपका हिंदी का उपसर्ग है। तो ऐसे कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो एकदम देखते ही समझ में आ जाएंगे कि भैया ये हिंदी का ही है। जैसे कुपुत्र हुआ, एक सुपुत्र हुआ, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। जैसे पेट और एक भरपेट, पेट भर पेट, तो भर ने लगा दिया पहले, अब भर तो पूरी तरह से हिंदी का शब्द है, तो इसलिए हम ऐसे उपसर्गों को हिंदी उपसर्ग कहते हैं। ये बहुत आराम से पहचाने जा सकते हैं, इनका अर्थ भी हम बता सकते हैं। कु का अर्थ क्या होगा? आप देखिए, कु कहीं भी लगे, कुपुत्र तो बुरा पुत्र, अच्छा पुत्र नहीं है। सुपुत्र, तो सु का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? सु का अर्थ क्या हो जाएगा? सुपुत्र, अच्छा पुत्र। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप बहुत आराम से, तो भर उपसर्ग हुआ, हाँ भर हिंदी उपसर्ग हुआ। ठीक है, हिंदी उपसर्ग। और जो अगर तीसरे टाइप का उपसर्ग है उनको बोलते हैं अरबी उपसर्ग या फारसी, अरबी भी और फारसी, अरबी उपसर्ग, जिनको हम उर्दू उपसर्ग भी बोलते हैं, उर्दू उपसर्ग। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, आप कहोगे तो संस्कृत में आएंगे, हिंदी में क्या मतलब, हिंदी में तो ये आएंगे, नहीं। आपकी हिंदी में संस्कृत से जो उपसर्ग आए वो सीधे सीधे यूज किए जाते हैं आपकी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज। इसलिए हमें ये अच्छे से पढ़ने हैं, और ये सीख लिया, समझ लीजिए पूरा उपसर्ग सीख लिया। और एक शब्द में दो दो उपसर्ग भी लग जाते हैं बच्चों। ठीक है,
एक शब्द में दो दो उपसर्ग भी हो सकते हैं। मुख्य शब्द एक होगा लेकिन दो दो उपसर्ग जरूर लग जाते हैं बच्चों। दो उपसर्ग और एक प्रत्यय भी लग जाता है एक ही शब्द के अंदर। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर मैं अरबी उपसर्ग की या उर्दू उपसर्ग की बात करूं तो ये भी अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएंगे वैसे तो, लेकिन जो ये भी सर्वमान्य है वो भी 19 है। ठीक है, तो इनकी संख्या भी आप 19 कह सकते हो। तो अब हम क्या पढ़ना है बेटा, सारा टाइम सारा फोकस हमें संस्कृत उपसर्ग जानने पे लगाना है। इसको भी देखते ही हम पहचान लेंगे। जैसे हम बोलते हैं हम शक्ल हम दर्द, तो यहां पर हम उपसर्ग हो गया, लेकिन हम शक्ल और हम दर्द ये कहां से, हम उपसर्ग कहां से आया, ये अरबी का है। ठीक है, बेतुका बेढंगा आदमी है, तो बे जो उपसर्ग है बे भी उर्दू का उपसर्ग है। शेरो शायरी में यही लैंग्वेज यूज होती है, इसलिए उर्दू को भी बच्चा पहचान लेता है। लाजवाब लाजवाब हो, ला इलाज है, ये बीमारी ला इलाज है। वो जो ला उपसर्ग आया वो कौन सा है, अरबी उपसर्ग। उस ला का क्या मतलब होता है, ला का मतलब होता है, सोच के देखिए कोई शब्द ला का, तो हमने देखा लाजवाब जिसका कोई जवाब ही नहीं है, ला इलाज जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो यानी जो नहीं वाला। ला का मतलब नहीं, ला का मतलब नहीं, इस तरीके से यानी बिना। ला का मतलब बिना इलाज का, ला जवाब बिना जवाब का, तो उस तरीके से बेटा ला का मतलब। बेमिसाल जिसकी कोई मसाल ना हो, बे मतलब बिना, बे का मतलब भी बिना। इनका अर्थ भी आप अपने आप सोच सकते हो बच्चों, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं ना उस तरीके से ही आपको सोचना है। इनके उपसर्ग आप पहचान लेते हो, ऑलमोस्ट सब पहचान लेते हैं, इसलिए इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको रटना पड़ेगा बच्चों। कैसे रटवाना है, रटने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, रटने का तरीका मैं बताऊंगा बच्चों, और मेरे तरीके से ही आप रटोगे तो आज ये समझ लीजिए बहुत अच्छा सीख करके जाओगे आप। संस्कृत उपसर्ग, उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग। देखिए बच्चों, जैसे अगर मैं इसमें करूं आ से शुरू होता है, ए उपसर्ग हिंदी में जाता है, आ संस्कृत का है। कोई ये नहीं पूछेगा संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, नहीं ऐसे नहीं पूछता। बस क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा। आ आओ, आ आओ, उप अप, अपी अभी, अति अधि, अनु सम सु, सम में यह हलंत, सम सु, नि वी, निर निस, निर में यहां हलंत, निस, दुर दुस, दुस कोई सा भी हो सकती है सही इसमें, है ना, दुर दुस। आ आओ, उप अप, अपी अभी, अति अधि, अनु समसु, नि वी, निर निस, दुर दुस। प्र परा, प्रति प्रति, परी, प्रति परी। गिनिएगा बेटा, एक रह गया होगा, ये टोटल 21 हैं जो सबने माना है जिनको। अब किसी किसी बुक में एक 22वां और देते हैं, मैं वो 22वां भी बता रहा हूं आपको। देखिए, आ अव उप अप अपि अधि, देखिए अपि अभि, अति अधि, अनु समसु, नि वी, निर निस, दुर दुस, प्र परा, प्रति परी। गिन के देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और बेटा जो कुछ बुक्स ने माना है तो उसको हम कहेंगे, तो यहां पर उत, उत उपसर्ग, जैसे उत्कर्ष में आप लगा सकते हो, उन्नति में उत नति लगता है, तो उसमें उत उपसर्ग भी आ जाता है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से संस्कृत के ये 22 उपसर्ग हैं बच्चों, जिनको आप सबको रटना ही है। कैसे रटना है बच्चों? इस रटने का कोई फायदा होगा क्या सर? हाँ बच्चों होगा, बताऊंगा कहां होगा। देखिए ऐसे ही आप रटिए, आ अव आ अव उप अप अपि अभि अति अधि अनु सम सु नि वि निर निस दुर दुस प्र प्रा प्रति परि। इसी तरीके से बच्चा कम से कम 10 बार बोलिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। जब मैंने याद किए थे, मैंने 4 पहले कर लिए, क्योंकि ये एकदम दिख गया, प्रे परा प्रति परि, ये तो बड़ा आसान है, प्रे परा प्रति परि, उसे बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो शुरू के 4-5 एक साथ रखिए, आ अव उप अप, आ अव उप अप, अपि अभि अति अधि, ये एक साथ, आ अव उप अप अपि अभि अति अधि, प्रे परा प्रति परि हमें याद ही है। तो बेटा आ अव उप अप अपि अभि अति अधि अनु सम सु नि वि निर निस दुर दुस प्र प्रा प्रति परि। बेटा इस तरीके से आप इनको बोलते चलिए, जितनी बार बोलेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा याद? क्या आप बताइए एक बार बोलकर कि हमें ये याद हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चों फिर। तो ये बहुत ही शानदार बेटा इसका तरीका है इनको याद रखने का, यही तरीका है, बारंबार इसको बोलिए। तो बच्चों अब होता क्या है, जैसे आपने लिखा आ आओ, आ आओ उप अप अपि अभी, लिखवाइए खुद, अपि अभी अति अधि। बहुत जगह आपको अपी नहीं मिलेगा, इसकी जगह किसी और ने कुछ और दे रखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अति अधि अनुशंसु, चलो इतना ले लेते हैं पहले। बेटा आपको कई बार तो इनका एग्जाम में कभी कभी अर्थ भी आ जाता है कि इसका अर्थ बताओ, अर्थ क्या है, और इसका शब्द लगाकर इसमें बताओ कि कैसे उपसर्ग वाला शब्द आप बना सकते हो। तो आप कुछ लिखवाइएगा मुझे, कुछ शब्दों में मेरी हेल्प कीजिएगा कि आप लिखवा सकते हैं क्या? बताइए बच्चे, आ का मतलब क्या है? आ का मतलब उपसर्ग का क्या होगा? अगर आपसे मैं पूछूं तो आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए बच्चे। आ जन्म, बिल्कुल सही है, बहुत सही आपने दिया। तो मतलब ऐसे कहते हैं पूरा, इस आ का मतलब पूरा भी हो सकता है, जैसे आ जन्म। तो इसकी वजह से इससे पता चलता है कि पूरा जन्म। ठीक है बच्चों, तो आ का मतलब, ठीक है, देखिए एक बच्चा कह रहा है सर आराम, आराम में नहीं बनेगा बेटा, आराम अपने आप में एक शब्द है, आराम नहीं, आराम तो एक ही शब्द है। अगर इसका आप मूल शब्द हटा दो, मूल शब्द हटाओ तो राम होगा। अब राम तो बेटा राम से बना है क्या आराम? आप कहोगे नहीं नहीं, फिर तो हमने गलत सोचा है। ऐसे सोच कर देख लीजिए, आमरण भी बना सकते हो, यानी मरने तक, यानी पूरा, या बेटा तक भी इसका अर्थ हो सकता है। तो एक एक उपसर्ग के आपको कई सारे अर्थ मिल जाते हैं कई बार। तो आमरण यानी मरने तक, आमरण, ये भी लिख देते हैं, ये बिल्कुल सही है। अव का आप क्या बनाओगे बच्चों? अव का जैसे अवरोही, तो बेटा अवरोही बहुत अच्छे से बना देते हैं। आरोही, रोही मतलब ऊपर चढ़ना, अव माने नीचे घटना, तो अव का मतलब एक प्रकार से घटना या उतरना हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अव का मतलब उल्टा, अवकार भी हो सकता है, बिल्कुल अवगुण हो सकता है, अवगुण। तो बेटा इसका मतलब है गुण का घटना, या उल्टा भी कह देते हैं, यानी गुणों का उल्टा। तो यहां उल्टा मतलब भी हो सकता है, अव जहां भी लग जाए समझ लीजिए उल्टा होगा। अवरोध, बिल्कुल। आयोग, आयोग नहीं, आयोग होता है जैसे कोई कमीशन, लेकिन वो योग से नहीं बना। ठीक है बच्चों, तो वहां पर नहीं कहेंगे। अवमानना, बहुत बढ़िया, अवमानना, अवमानना,
जिसका कहीं मान घटा हो, वो ही अवमानना है। बिल्कुल सही बच्चों। तो इस तरीके से आप बना पाओगे। जैसे बच्चों हम यहां पर उप का मतलब, उप का आप बहुत जगह देखते होंगे, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो आपने देखा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका मतलब होगा बच्चा कि उप का मतलब छोटा होता है, यानी छोटा राष्ट्रपति, अध्यक्ष से छोटा। तो इसका जहां भी उप लगेगा उसका मतलब छोटा निकलेगा। उपवन भी लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वन का एक उपवन, छोटा बाग बगीचा, वन का छोटा हिस्सा, उपनिवेश, ठीक है, उपकार। और बताओ, बहुत सही है, आपके पास बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, अप का देखिए, अप का अपमान। तो अब आप बताइए अप का मतलब क्या होगा। देखिए मान सम्मान होता है, अब अपमान का मतलब क्या होता है। अपमान का इसका मतलब मान ना हो, जिसका मान घटा हो। तो अप का मतलब तो घटना हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको इनका अर्थ भी नहीं पता तो कोई शब्द सोचिए और अपने आप अर्थ याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑप्शन में मिलेगा और वहीं से आप कर लोगे बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे अब आपको अगर इतने ही दमदार हो तो अपी का मुझे कोई शब्द बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। अपी का कोई शब्द बना के दिखा दो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स ने इसको इसलिए हटा ही दिया है उपसर्गों से। अपी का बना के दिखा देना, चलो ठीक है। अब अभी का क्या बनाएंगे सर। अभी का बेटा अभ्यास बना सकते हैं, अभ्यास। अभ्यास से आपको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। अभ्यास से आपको यह नहीं पता चलेगा कि सर इस अभी का मतलब क्या हुआ। तो बेटा कुछ और सोचिए जिससे आपको इसका मतलब पता चल जाए अभ्यास के अलावा। अभिमुख, अभिमुख, बहुत सही। इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं केंद्र की अभिमुख बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो अभी का मतलब होता है की ओर, की तरफ। तो अभी जहां भी लगेगा समझ जाइए, अब जब अभ्यास कर रहा है तो कोई आस की ओर अपना वो लगाए हुए बैठा है, ठीक है। अभियुक्त भी कह देते हैं, हाँ सही है। चलिए अप का बताइए आप मुझे, अपी का कोई बताएं। चलिए सही है, अभिमान, बिल्कुल सही है। अभिमान, अभिमान, मान की ओर। बेटा अभिमान क्या होता है, एक प्रकार से घमंड। जब मान की ओर यानी सम्मान की ओर ही देख रहे हो आप तो घमंड आ जाता है। चलिए तो अभिमान भी इसमें आ जाएगा, अभ्यास भी इसी में आता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अभ्यास कैसे आ जाएगा। बेटा इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो अभी प्लस आस होता है। तो ये अभी क्या टूटा, अभी आपका उपसर्ग टूटा यहां से, ठीक है। इसी तरीके से तो अति का क्या होता है बच्चा, अति का जैसे अत्यंत। अब अति का क्या, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, ठीक है। और भी लगा सकते हो, अत्याचार, अत्याचार, आचार की अति हो जाए तो अति प्लस आचार, अति प्लस वृष्टि, अति प्लस अंत। तो यहां पर अति का मतलब है बहुत ज्यादा, अधिक। अति जहां भी लगेगा समझ जाइए अधिक। तो ऐसे ही अधि, तो अधि का तो बेटा अधिकार हो जाता है सबसे अच्छा, अधिकार, ठीक है। तो अधिकार जैसे, और बताइए बच्चे, अध्यक्ष हो जाएगा इसमें, अध्यक्ष। और बताइए इसमें अध्यादेश हो जाएगा बच्चे, इसमें अध्यादेश। कई बार एग्जाम में ये आता है कि अध्यादेश में उपसर्ग निकालो, इनमें बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। बच्चा इनमें सोचता है यार इसमें अधि कैसे आ जाएगा। बेटा ये यण संधि है, आपने वहां भी तोड़ा था, अधि प्लस अक्ष, ठीक है। तो यहां पर अधि उपसर्ग आया है तो यहां पर अधि का मतलब क्या होगा। अधि का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या लगाएंगे बच्चों। अधि का मतलब, और देख रहा हूं मैं, अधिकांश भी लगा सकते हो, ठीक है। अधिशासित भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, और अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिशासित, अधिशासित, इससे पता चल जाएगा किसी के शासन के अंदर। तो यह समझ लीजिए के अंतर्गत, अधि का मतलब होता है अंतर्गत, कि शासन के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है।
और बेटा अनु का मतलब होगा, अनु का मतलब किसी का अनुचर, पीछे चलने वाला, पीछे या साथ, साथ चलने वाला, उसका मतलब अनु होता है। अनुशासन भी कह सकते हो, शासन के साथ चलने वाला, अनुशासन। अनुचर बेटा, अनुचर आपको पता ही है, नेता के अनुचर होते हैं, साथ चलने वाले होते हैं, तो अनुचर। और भी बहुत सारे लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से आपको ये पता चल रहा है कि किसका क्या उपसर्ग किस में निकलेगा। इसमें उपसर्ग अभी है, इसमें अप है, इसमें उप है, इसमें अव है, इसमें आ है। तो इस तरीके से क्या आप सबका उपसर्ग निकाल पाओगे क्या बच्चों? अगर मैं अब आपसे पूछूं तो अपने आप निकालना बच्चों। मैं अगर आपसे पूछूं, देखिए इसमें मुझे बताइए दुराचार। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया दुराचार में उपसर्ग बताओ, बताओ। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आता है, दुराचार में उपसर्ग बताओ। तो एक तो दु है, एक बेटा दुर है, एक बेटा दुर है, सी ऑप्शन दुर है, और एक है चार। इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो जो बाद में है वो तो कोई मतलब नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्रत्यय हो सकता है पर उपसर्ग बिल्कुल नहीं होगा। बेटा दू क्या उपसर्ग हो सकता है इसमें? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि दू को अगर अलग किया तो आगे राचार बचेगा, राचार तो मुख्य शब्द हो ही नहीं सकता, तो इसलिए दू भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप मुख्य शब्द देख लिया करो कि वो बच रहा है क्या, वो सही है, तो आप कहोगे नहीं बहुत बेकार बच रहा है। बेटा अगर मैं देखूं तो इन दोनों में दुर आ रहा है। अब दुर कौन सा सही है, ये वाला या ये वाला? तो आप देखो बेटा यही दिमाग लगाना है आपको। मैंने आपको संस्कृत के उपसर्गों में दुर बताया, बताया कि नहीं? बताया। तो बेटा जो संस्कृत के उपसर्ग में कोई भी रे पे खत्म हो रहा है ना उपसर्ग, तो वो हलंत जरूर लेगा। तो संस्कृत के उपसर्गों में हलंत आता है, तो आपका सी ऑप्शन है, ना कि ये, क्योंकि ये तो उपसर्ग है ही नहीं संस्कृत का। आप दिखा दो मुझे, क्या ये उपसर्ग आपको दिख रहा है कहीं? बेटा एक ही उपसर्ग दिख रहा है, ये रहा। इसलिए हमें ये वाला दुर लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, हलंत वाला ही लगाना पड़ेगा, अर्थात आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है। बच्चों आप समझ पाए हैं क्या? बहुत सही। चलिए तो अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, क्या ऐसे क्वेश्चन में मजा आने वाला है बच्चों? अब आपको देखिए, तो मुझे बताइए निष्पाप में उपसर्ग बताओ, में उपसर्ग बताओ, में उपसर्ग बताओ। बेटा एक क्वेश्चन आया, अब आप इसमें मुझे बताओ ए ऑप्शन में कि इसमें उपसर्ग क्या होगा, नी होगा या बेटा निस होगा, या बेटा सी ऑप्शन निश होगा, या बेटा डी ऑप्शन यानी ये निस होगा। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा इसमें उपसर्ग आपको नजर आ रहा है। बहुत करीबी मैंने ऑप्शन दिए हैं सारे, तो अब आप कहते होंगे कि सर कौन सा उपसर्ग है, बेटा बताइए। देखिए से को आप एक ही से नहीं मानोगे, जो हमारी निस की से होती हैं, जो हमारी निस की से हैं उसमें वो सारी ही आएंगी बच्चों, ठीक है, उसमें वो सारी ही आती हैं। चलो तो अब आप इसमें कौन सी से लगाएंगे अगर ये आ गई, अगर ये सारी आ गई तो आपको बेटा जो से वहां चमक रही है ना वही उत्तर लगाना है। ये भी उपसर्ग होता है, ये भी उपसर्ग होता है, ये भी। आप क्यों सर आपने ये तो नहीं बताया था, लेकिन बच्चों मैंने जिक्र किया था ना कि जहां दुर दुस, ये वाला भी दुस चलेगा उपसर्ग में, ये वाला दुस भी उपसर्ग में चलेगा। और अगर मैं बोलूं तो निस है, तो निस में ये वाला से भी चलेगा। अब डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आया है, और ये वाला भी चलेगा, तो तीनों ही चलेंगे। लेकिन कौन सा कहां पर आएगा? अब यहां पर से कौन सा वाला था, ये था, तो यही आएगा बच्चों, ठीक है। तो यही आपका आएगा, नी नहीं आएगा बेटा, नी नहीं आएगा, नी नहीं आएगा। ये संधि नहीं देख रहे हैं, संधि तो इसमें ये हो जाएगी नी प्लस पाप,
ठीक है, संधि तो नी है लेकिन उपसर्ग नी नहीं है, उपसर्ग निस है। याद रखना बच्चों, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब गलती नहीं होनी चाहिए इस तरह की, ये छोटी छोटी चीजें गलती करवा देते हैं बच्चों, है ना। तो अब आप गलत नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है। लेकिन अगर आपका ये आ जाए कि यहां आ जाता है कि निस्संदेह, निस्संदेह, इसमें उपसर्ग बताओ, में उपसर्ग क्या होगा, तो अब आप कह सकते हो कि सर इसमें उपसर्ग जो होगा, इसमें उपसर्ग निस होगा, इसमें उपसर्ग निस होगा। अब बच्चों एक और आ जाता है आपका कि निश्चय में उपसर्ग बताओ, निश्चय में उपसर्ग बताओ, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो आप एकदम से कह देंगे कि इसमें उपसर्ग सर ये होगा। हलंत जरूर लगा देना। ठीक है, क्लियर बच्चों, कि आप क्लियर कर पाए कि कहां निस आएगा, कहां ये वाला निस आएगा, कहां ये वाला आएगा और कहां ये वाला आएगा। ठीक है बच्चों, तो कितने आराम से आप सारी चीजों को क्लैरिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सारे उपसर्गों को पहचान लोगे, उपसर्गों से बने शब्द भी पहचान लोगे। बेटा अब सवाल कैसे आता है, मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं, आप समझ तो सारा ही गए हैं, आप समझ तो बेटा सारा ही गए हैं। जैसे अब आप मुझे बताओ कि दुर्गम में उपसर्ग बताओ, इसमें उपसर्ग निकालो जल्दी से, क्या निकालोगे बेटा, इसमें उपसर्ग बताओ, क्या दु उपसर्ग आएगा या दुर उपसर्ग आएगा या गम उपसर्ग आएगा या बेटा दुर उपसर्ग आएगा। तो बताइए कौन सा उपसर्ग आपको इसमें लगाना है। तो आप एकदम से कहेंगे सर एक ही उपसर्ग का चांस है और वो ये रहा, इसके अलावा कोई और उपसर्ग इसमें आ ही नहीं सकता। क्लियर है क्या बच्चों, बहुत सही। एक और क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में आया हुआ ही देता हूं, एक और देता हूं, तो इसमें बताइए मुझे कि अधिकारी में उपसर्ग बताओ, अधिकारी में उपसर्ग बताओ, अधिकारी में, बेटा एग्जाम में आया हुआ है अधिकारी में उपसर्ग। एग्जाम के ही अब मैं आपको क्या दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे रहा हूं कि ए उपसर्ग है इसमें, या अधि उपसर्ग आएगा, या सी ऑप्शन रखा है इसमें री उपसर्ग आएगा, या ई उपसर्ग आएगा। बेटा ये तो बाद के वर्ड हैं, तो ये तो उपसर्ग में आ ही नहीं सकते, तो प्रत्यय में आएंगे अगर आए तो। अब ए आएगा या अधि आएगा, अब आप कहोगे सर ए भी हो सकता है। अगर आपने ए को अलग किया तो बचेगा क्या, ए प्लस धिकारी बनाएंगे इसको। अब आप कहोगे सर धिकारी तो कोई शब्द ही नहीं होता, इसलिए ए उपसर्ग नहीं हो सकता। हाँ अधिकारी, अधि मतलब जो सबसे बड़ा हो उन कार्य करने वालों में, कारी, कार्यों में सबसे बड़ा जो होगा वही अधिकारी होता है। तो बेटा यही अधि माने बड़ा। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है बच्चों, कितना आसान सा पूछा है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो बता, एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, ए उपसर्ग किस में है। ये कोई नहीं पूछता कि हिंदी का उपसर्ग कौन सा है या संस्कृत का कौन सा है या अरबी का कौन सा है, ए उपसर्ग कौन सा है, ए उपसर्ग कौन सा है। बेटा कोई आपसे ये पूछे तो आप बता दीजिएगा कि ए उपसर्ग, बेटा ए उपसर्ग किस में है। तो ए उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, कौन सा, इसने पूछा बेटा कौन सा नहीं है, ए उपसर्ग किस में नहीं है, किस में नहीं है, किस में नहीं है, ऐसे आया है बेटा एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के टाइप दिखा रहा हूं मैं आपको कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो ए उपसर्ग किस में नहीं है, क्वेश्चन है ए कथ, बी ऑप्शन है बेटा, दूसरा ऑप्शन है ए भेद, ए उपसर्ग किस में नहीं है वो देखना है आपको, सी ऑप्शन है बेटा ए चूक, अचूक, और डी ऑप्शन है बेटा अनुज, अनुज। तो इसमें आप मुझे बताओ किस में ए उपसर्ग नहीं है, ए कथ में नहीं है, ए भेद में नहीं है, ए चूक में नहीं है, या अनुज में नहीं है। तो यहां बच्चा कहेगा सर सब में तो आ रहा है, ऐसे कैसे पहचानेंगे। बेटा फिर आपका मैंने बोला था ना कि मुख्य शब्द निकालिए, मुख्य शब्द निकालिए। अगर मैं बोलूंगा तो ए कथ,
यानी जो कथा ना हो, तो उसी से बना है ये शब्द। ए कथ, ए का मतलब उल्टा होता है, जो कथी नहीं गई हो बात, सही है। ए भेद, जो भेदा ना जा सके। अब बेटा ए चूक, जो चूकता ना हो। और बेटा ए नुज, ये तो शब्द ही नहीं बना, नुज तो कुछ भी नहीं होता। इसमें बेटा उपसर्ग अनु है, यही बच्चा कंफ्यूज होता है। इसमें उपसर्ग अनु होगा, अनु प्लस जय, अनु प्लस जय। अनु क्या उपसर्ग होता है? जी हाँ, संस्कृत का उपसर्ग है अनुशंसु बेटा। और सम कहां आता है? सम उपसर्ग बेटा, सम उपसर्ग, सम उपसर्ग अंकी बिंदी वालों में आता है। जैसे संपूर्ण, संपूर्ण में अगर कोई उपसर्ग पूछे तो सम है। और बेटा सम उपसर्ग से बने और शब्द बताइए, जैसे संयोग, और सम उपसर्ग बताइए, जैसे सन्यासी, सन्यासी। और बताइए जैसे संस्कृत, खुद संस्कृत। तो ये सब में क्या है? सम उपसर्ग है। तो आप एकदम से पहचान जाने चाहिए कि ये सम उपसर्ग वाले कौन से। संकल्प बिल्कुल सही है, संयुक्त बिल्कुल सही है, सम प्लस युक्त एकदम सही है। तो बच्चों संपन्न, संकोच, सम प्लस कोच बिल्कुल सही है। तो सम प्लस कृत संस्कृत हो जाता है। तो बिल्कुल संस्कार, सम प्लस कार एकदम सही है बच्चों। तो आप सम उपसर्ग भी समझ गए हैं, तो आप कोई से भी उपसर्ग को निकाल पाओगे अब। ठीक है, इतना तो मैं मान सकता हूं, संस्कृत उपसर्गों को आप निकाल सकते हो। संस्कृत में बेटा कोई भी, जैसे कोई आपसे पूछे कि देखिए दुर दुस होता है, दु उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। दू कोई आए तो दू उपसर्ग दू होता ही नहीं है संस्कृत में। ठीक है, तो उस तरीके से आप तोड़ सकते हो, बहुत आराम से समझ सकते हो। अब बच्चे मैं हिंदी के 10 उपसर्ग लिख देता हूं, संस्कृत आप तोड़ मरोड़ सकते हो, मैंने क्वेश्चन भी दिखाए। तो हिंदी के 10 उपसर्ग मैं अब आपके सामने लिखता हूं। बेटा उन पर वाक्य बने या ना बने पर आप पहचान लोगे कि हाँ ये हिंदी का उपसर्ग है, इसलिए बेटा मैं लिख रहा हूं। हिंदी के उपसर्गों को लिख देता हूं कि जैसे कि ये उपसर्ग, वैसे ऐसे कभी पूछता नहीं है कि ये हिंदी का है या किसका है, तो ए उपसर्ग इसी का ही है। ए का मतलब भी वही होता है, अन का मतलब भी वही होता है। जैसे बेटा ए धर्म का अधर्म, अन, अन भी उल्टा काम करता है एकदम, अनपढ़, पढ़ का उल्टा अनपढ़। तो बेटा ये ए और अन क्या करते हैं? शब्द का अर्थ ही उल्टा कर देते हैं जहां भी लगते हैं। ये हिंदी में लगता है उपसर्ग, आ संस्कृत का है, ए हिंदी का है। और बेटा अध, तो अध जला, अध पका, इनसे खुद बना देना बच्चों आप अपने, है ना। और बेटा और लिखो, ओ शब्द से औघड़ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना औखट आदमी है यार, एकदम से मना कर देता है। तो यहां औचिटा आदमी है बहुत। तो औ जहां भी लगाते हैं वो बेटा कुछ गलत यानी नेगेटिव सेंस निकालता है। औ का मतलब मना करना होता है जहां भी औ लगाएगा। ठीक है, और बेटा आगे देखो कि अगर मैं देखूं बिन, बिन जहां भी आएगा, इस बिन का मतलब क्या होता है? बिन बात ही भाई तूने मेरे थप्पड़ मार दिया, बिन बात। ये एकदम से पकड़ में आ जाएंगे बेटा। अध जला, ये कॉमन नहीं है इतने, इनको कोई नहीं पूछता। अध जला, अध पका, ये सब हिंदी के हैं बेटा। ठीक है, अध पचा, अध पचा भी कह देते हैं। तो अध हमने खुद ने बनाया है हिंदी में, अनपढ़, अधर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद भी बना सकते हो इनके, अगर बनाना चाहो। कुछ मुझे भी ध्यान नहीं आ रहे हैं तो आप बना लेना, नहीं बनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेटा नी उपसर्ग आपका संस्कृत में भी है और नी उपसर्ग आपका हिंदी में भी है। ठीक है, नी निर, नी निर, बेटा जो नी उपसर्ग वहां भी आता है, निर निस आता है, नी वी निर निस। तो नी उपसर्ग वहां भी आता है, नी उपसर्ग यहां भी आता है। ठीक है, तो यहां भी आप इसमें कह सकते हो निकम्मा। तो जो निकम्मा वर्ड में लगा है, जो बिना काम का, नी मतलब बिना, बिना काम करने वाला, अभाव एक प्रकार से हम बोलेंगे इसमें। ठीक है, तो नी उपसर्ग ये हिंदी के शब्दों में लगेंगे, ये वाले हिंदी के शब्दों में, हिंदी या संस्कृत के शब्दों, सॉरी हिंदी के ही शब्दों में जो हमने बनाए हैं। भर,
भर उपसर्ग, सु उपसर्ग, कु उपसर्ग, कितने हो गए? तो बेटा 3 2 5 3 8, और 2 छूट गए हैं। कु हो गया, सु हो गया, भर हो गया, दू नहीं लगा अभी, दू, दू उपसर्ग। हिंदी के शब्दों में अगर दू लग रहा हो कहीं तो हम वहां पर कह देंगे। और एक ऊन उपसर्ग है, ऊन पता नहीं कहां लगता है। चलिए बच्चे, तो कुल मिलाकर के 10 उपसर्ग है, बस इनको एक नजर मार लेना कि 10 उपसर्ग हिंदी में भी होते हैं। ठीक है, चौखटा, चौखट, तो बेटा इस तरह से भी बनते हैं। अब हिंदी में नए नए निर्माण होते रहेंगे तो वो इसमें आता रहेगा। ठीक है, तो सर हिंदी के 13 उपसर्ग, हाँ बहुत सारी बुक्स ने 13 भी दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर वो चौ भी आ जाएगा इसमें, चौधरी। ठीक है, तो उस तरीके से इसमें आ जाता है चौ उपसर्ग भी। ठीक है, और भी आ जाते हैं, एक दो और आ जाएंगे फिर। तो 13 भी आपको कहीं कहीं आपको 13 उपसर्ग भी हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप संख्या याद रख लेना बस, ऐसे कोई नहीं पूछेगा, बस मैं तो आपको फॉर सेफ्टी लिखवा रहा हूं कि इनकी जरूरत पड़ जाएगी तो बता देंगे। बेटा अरबी के मैं मुख्य मुख्य बताऊंगा, अरबी या उर्दू के उपसर्ग मुख्य मुख्य होते तो कितने हैं? 19 हैं, लेकिन मैं मुख्य मुख्य बता देता हूं। जैसे अगर आप देखें तो बेटा जैसे ला, ला का मैं ला जवाब, ला जवाब, ला इलाज, ला इलाज, तो इनका मतलब आप सब समझते होंगे इस ला का, बिना इलाज का, बिना जवाब का, यानी जिसका कोई जवाब ना हो, ला जवाब वस्तु। और देखिए बेटा जैसे अल, अल एक होता है, हम अल विदा, अल हबीबी आपने सुने होंगे वो कहते हुए, तो ये उर्दू में ही है। अल विदा, अलबत्ता, अलबत्ता मतलब होता है अचानक से। ठीक है, तो इनमें क्या है? अल उपसर्ग, एकदम पहचान लोगे कि नहीं इनका देखते। लाजवाब में क्या उपसर्ग है जी? ला है। ला इलाज में क्या है जी? ला है। अलविदा में क्या उपसर्ग है? अल है। अलबत्ता में क्या है? अल है। तो ऐसे पहचानने हैं बच्चों, इनमें है ही क्या। जैसे आप हिंदी और इसको देखते हैं खुश, और ये यहाँ पे नुक्ता भी लगा रहता है कई बार, तो नुक्ता देखते ही समझ जाए करो कि वो अरबी के ही होंगे, है ना बच्चों। अगर मैं देखूं तो यहां पर खुश मिजाज, बनाओ बेटा कुछ और, इसमें भी बनाओ खुश मिजाज, बड़ा खुश दिल आदमी है भाई, बड़ा खुश दिल आदमी है, बड़ा खुशबू आ रही है, खुशबू। तो यानी बच्चों अच्छी बू, तो खुश का मतलब है अच्छा, तो अच्छा मिजाज, अच्छा दिल, खुश दिल। ठीक है, बहुत सही। अब बच्चों और देखिए, बस मैं मेन ही करवा रहा हूं बच्चों। दर उपसर्ग आता है एक, दर असल, बहुत बार बोलते होंगे, जो बिना असल का हो, यानी सॉरी, दर माने में, यानी असल में, दरअसल बात ये है, असल में बात ये है। तो दर वर्ड आपका कहां हो जाएगा बेटा? ये उर्दू में होता है। ठीक है, तो दर। अब बेटा और भी अगर मैं देखूं, बा, बा उपसर्ग, जैसे बाकायदा, बाकायदा। बे उपसर्ग, बे उपसर्ग भी आप देखते होंगे, बे उपसर्ग में हम क्या लगाएंगे? बेफिक्र, बिना फिक्र का, बेफिक्र इंसान है भाई, बेविश्वासी आदमी है, बेविश्वासी आदमी है। तो बे का बे भी उर्दू के उपसर्गों में आता है। और बेटा मैं कुछ और लिख देता हूं, मेन मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, लेकिन मेन जरूर लिखूंगा। हम उपसर्ग, हम शकल, हम दर्द, हम उम्र, और सर उपसर्ग में भी आप सर को तो छोड़ो, इसमें और लिख सकते हो आप हर कोई, हर कोई, हर कोई व्यक्ति, जो हम हर उपसर्ग लगाते हैं, ये भी उर्दू का ही उपसर्ग होगा बच्चा। और देखिए एक एन उपसर्ग होता है, जैसे हम बोलते हैं ना एन वक्त पर, एन वक्त पर कोई आ गया, एन वक्त, बिल्कुल ठीक वक्त पर, एन वक्त होता है ठीक वक्त पर। ठीक है, तो अब बच्चों बद भी लगा सकते हैं क्या इसमें? बद, बद एक उपसर्ग है, हाँ बिल्कुल, बद। तो हलंत ना लगाएं इसके उपसर्गों में कभी भी, तो बदनाम, क्योंकि हलंत सिर्फ संस्कृत में आता है। बदनाम, बद परेजी आदमी, बदसूरत,
ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मैं मुख्य मुख्य लिखवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हैं, इतने तो मैं शायद लिखवा भी नहीं पाऊंगा और ना आप याद कर पाओगे। गैर, बेटा ये शब्द बहुत बार यूज करते हैं। आप गैर हाजिर चल रहे हो, गैर हाजिर चल रहे हो, बिना हाजिर के। बेटा ये वो शब्द हैं जिनको हम हिंदी में एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम हिंदी में बहुत बार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से गैर हाजिर, और बेटा गैर मर्द बोल देते हैं कई बार, है ना। तो इस तरीके से हम गैर हाजिर या गैर मर्द, और भी कोई बोल सकते हो। तो और क्या हो सकता है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति, है ना। बदकिस्मत, बहुत बढ़िया आपने बनाया, बदकिस्मत आदमी, गैर जिम्मेदार, हाँ बहुत बढ़िया निकाल के लाए हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों गैर कानूनी, कितना बढ़िया शब्द है। ठीक है, तो गैराज नहीं लगेगा बेटा, गैराज एक शब्द है, उसमें दो शब्दों का मेल नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों इस तरीके से आप अब उपसर्गों की क्लास पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जिस भी बुक में दिए हों आप उपसर्गों की क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब मुझे लगता है कि आप उपसर्ग बहुत आसानी से निकाल पाओगे। बेटा अब मैं आपसे एक उपसर्ग निकलवाता हूं, आप बताइए प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रत्येक में उपसर्ग बताओ। क्या कोई बता पाएगा बच्चा, बिना विकल्प के? अब मैं आपसे कह रहा हूं प्रेकोस्ट में उपसर्ग बताओ, प्रेकोस्ट में उपसर्ग बताओ। बेटा अरबी वाले उपसर्ग यानी उर्दू वाले बहुत आराम से निकल जाते हैं, हिंदी वाले बहुत आराम से निकल जाते हैं, इसलिए एग्जाम में 95% आपको ये संस्कृत उपसर्ग ही आते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं प्रत्येक में, बेटा ये आपको पता है यण संधि का एग्जाम्पल है, प्रति प्लस एक, तो प्रति जो आपने निकाला, और प्रति आपने सोचा है कि आपके संस्कृत उपसर्ग में होता है प्र, परा, प्रति, परी, बिल्कुल होता है। तो वही प्रति यहां पर आ जाएगा कि प्रति उपसर्ग है। अब ये कौन सा उपसर्ग है इसमें, प्र, इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्र। तो इस तरीके से हम बहुत आराम से अब बच्चों निकाल पाएंगे। परिचालक, परिचालक, परिचालक में उपसर्ग बताओ, तो आप आराम से ला पाओगे या नहीं। ये उपसर्ग कौन सा होगा, संस्कृत का होगा, क्योंकि हमने परि तो बेटा पढ़ा है, संस्कृत उपसर्ग है, परि संस्कृत उपसर्ग है। परिचौक, परिचौक परि उपसर्ग आ जाएगा, है ना बच्चों। परिमाप, परि उपसर्ग आ जाएगा, परि माने बाहरी, बाहरी माप, चारों ओर से माप। ठीक है बच्चों, परि माने चारों ओर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों इसमें आपने देखा कि अब आप कोई भी उपसर्ग निकाल सकते हैं और बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से सारे उपसर्ग अब आप निकाल पाएंगे किसी भी तरह के सवाल में। ठीक है, अब बच्चों एक मुझे बता देना, प्रत्युन्मति एग्जाम में आया, प्रत्युत, हाँ बेटा इसमें अब आप मुझे बताओ, यहां पर इसमें उपसर्ग बताओ, उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग बताओ, इसमें उपसर्ग कोई बताए। प्रत्योत्पन्नमति, तो यहां पे एक तो प्रति, क्योंकि यह यण संधि है तो प्रति, प्रति उपसर्ग आपने बिल्कुल सही दिया। प्रति प्लस उत्पन्न, प्लस उत्पन्न बनेगा ना आगे, प्लस मति। तो अगर कोई पूछे इसमें मुख्य शब्द क्या है, तो बेटा ये है मुख्य शब्द, और ये दोनों क्या हैं बेटा, ये भी एक प्रकार से मुख्य शब्द भी कह सकते हो, इसको उपसर्ग भी कह सकते हो, क्योंकि मुख्य शब्द से पहले लगा हुआ है, उस लिहाज से उपसर्ग है। लेकिन जितने भी हमने उपसर्ग पढ़े हैं कहीं भी उत्पन्न उपसर्ग नहीं है, उस हिसाब से इसको भी हम मुख्य शब्द कहेंगे, क्योंकि जितने भी हमने उपसर्ग पढ़े कहीं भी उत्पन्न उपसर्ग नहीं था। तो बेटा प्रति ही एकमात्र उपसर्ग इसमें कह सकते हैं। फिर ये रहा उपसर्ग। क्लियर है बच्चों, क्योंकि अब आपको पता है कि उपसर्ग होता कैसा है। ठीक है, चलिए तो कुल मिला, फिर मति क्या सर, प्रत्यय नहीं, प्रत्यय अब हम कल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा प्रत्यय का। ठीक है, तो उपसर्ग सिर्फ इतना ही, उपसर्ग से आप क्वेश्चन करेंगे, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं,
इतना दावा है बच्चों। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जो होगी हमारी प्रत्यय की। ओके, बाय बाय।